हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जिया अकेडमी इन लेक्चर नंबर 3। हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि एटम के दो पार्ट्स होते हैं, एक न्यूक्लियर पार्ट होता है और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है। और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है उसमें क्या होते हैं, ऑर्बिट्स। और ऑर्बिट्स को हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल, और उसको हम और भी नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं शेल। और हमने पढ़ा था कि ऑर्बिट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है फॉर इन साइज ऑफ एटम। और हमने पढ़ा था जो ऑर्बिटल होता है, मतलब ऑर्बिट में क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स, और उसका काम क्या होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के शेप के लिए। और हमने ये भी पढ़ा था कि ऑर्बिटल्स में जो नंबर ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो मैक्सिमम होता है, क्योंकि हमें पता है कि ऑर्बिटल्स की जो साइज़ होती है वो ऑर्बिट से छोटी होती है, इसीलिए द फाइंडिंग ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स इज मैक्सिमम। और हमने पढ़ा था कि किसी भी ऑर्बिटल्स में जो नंबर ऑफ सब शेल्स यानी कि एस, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल होता है मौजूद होते हैं। और वो मौजूद इस तरह के होते हैं, अगर किसी भी एटम का ऑर्बिट नंबर n1 है तो उसमें जो ऑर्बिटल्स होंगे वो भी उतने होंगे। मतलब एक ऑर्बिट नंबर है तो उसमें ऑर्बिटल्स कितने आएंगे, एक, और वो रहेगा एस। और पहले ऑर्बिट को हम क्या नाम दे रहे थे, के ऑर्बिट, ठीक है। और अगर यहाँ लें n2 ऑर्बिट तो इसमें ऑर्बिटल्स कितने आएंगे, दो, और वो रहे थे एस और पी। अब हम पढ़ेंगे कि किसी भी ऑर्बिटल में ओरिएंटेशन मौजूद होती है, ठीक है। ओरिएंटेशन जो होती है वो एस में भी मौजूद होती है, पी में भी होती है, डी में भी और एफ में भी। अब आते हैं कि इसमें मतलब एस में कितनी होंगी, पी में कितनी होंगी, डी में कितनी होंगी और एफ ऑर्बिटल में कितनी होंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा, जो एस ऑर्बिटल होता है उसमें जो ओरिएंटेशन होती है वो एक होती है, और ओरिएंटेशन जो होती है उसको शो इस तरह करते हैं। और पी में जो होती है ओरिएंटेशंस, पी इधर आएगा, और उसमें ओरिएंटेशन 3 मौजूद होती हैं, और पी में ओरिएंटेशन जो मौजूद होंगी वो 3 आएंगी। और अगर हम बात करें डी ऑर्बिटल की तो उसमें ओरिएंटेशन कितनी आ रही हैं, 5। ये 1 2 3, ये 4 5, 1 2 3 4 5। और अगर हम बात करें एफ ऑर्बिटल की तो उसमें ओरिएंटेशन जो आएंगी वो आएंगी 7, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7। सो डियर स्टूडेंट्स, ये रही बात किसी भी ऑर्बिटल में ओरिएंटेशन की। अब आते हैं कि हर एक ओरिएंटेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जो सब शेल्स होते हैं उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो 2 आते हैं। लेकिन वो बात जो थी मैंने ओरिएंटेशन के हिसाब से कही थी, ठीक है। तो ये याद कर लें कि हर एक ओरिएंटेशन में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो 2 आएंगे। और पहले लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी 2 इलेक्ट्रॉन साथ आएंगे तो उसका जो मोशन होगा वो अपोजिटिव स्पिन में होगा। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन है जिसका डायरेक्शन ऊपर है तो दूसरे का नीचे आएगा। अगर हम दूसरे की बात करें इधर, तो यहाँ पर भी 2 हर एक में आएगा लेकिन विथ अपोजिट स्पिन। सो हम इसको फिल करते जाएं और फिर हम काउंट करेंगे कि किसी भी ओरिएंटेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स, हर एक में इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं। सो हम देख रहे हैं जो एस है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 2। और अगर बात करें हम पी ऑर्बिटल की तो उसमें देखें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 6। और अगर बात करें डी ऑर्बिटल की तो उसमें काउंट करें कितने आ रहे हैं, 2 4, इट मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो हेयर विल बी 10।
एंड बात करें अगर एफ ऑर्बिटल की, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कितने आ रहे हैं, 14। अब हम बात कर रहे हैं, जो मैंने आपको एक पॉइंट बताई थी कि जितने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होंगे उसमें उतने ही क्या आ रहे थे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। मतलब ये क्या है, हमारा एक एटम है जिसका न्यूक्लियस ये रहा, और ये इसके क्या हैं, ऑर्बिटल्स। और मैंने कहा था कि किसी भी ऑर्बिट में जो ऑर्बिट नंबर होगा उसमें उतने ही क्या होंगे, ऑर्बिटल्स। लेट सपोज ये n1 है, तो इसमें जो ऑर्बिटल्स आएंगे कितने आएंगे, एक ही आएगा, जो स्टार्टिंग की थी हमने s से। ये सीरीज़ याद कर लें, ये हमेशा ऐसा नहीं है कि मतलब s के बाद d आ जाए या d के बाद s आएगी, नहीं, ये हमेशा सीरीज़ में ही रहेगी। ये बात पॉइंट याद कर लें। और अगर हम आएँ n2 पर, तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स कितने आएंगे, s भी आएगा और p भी आएगा। और अगर बात करें ये n3 रहा, तो इसमें जो ऑर्बिटल्स आएंगे वो s भी आएगा, p भी आएगा और d भी आएगा। और n4 पर अगर बात करें तो इसमें ये चारों आएंगे ऑर्बिटल्स, s भी आएगा, p भी आएगा, d भी आएगा और f भी आएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेवल है n4 तक, ये लेवल हम सिर्फ जो है ना फर्स्ट ईयर इंटर तक पढ़ते हैं, और जो आगे की सीरीज़ होती है वो हम क्या करते हैं, बीएससी लेवल पर पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आप बहुत ही गौर से सुनते जाएं, आज आपका ये लेक्चर कंप्लीट होने वाला है। पहले लेक्चर में मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि किसी भी ऑर्बिट के जो नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, उसके लिए फार्मूला क्या था, 2n²। ये 2 क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, और जो ऑर्बिट नंबर होगा यहाँ n की जगह पुट करेंगे और उसका स्क्वायर लेते जाएंगे, तो उसमें उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। लेट सपोज कि जो n1 में कितने आ रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, दूसरे में कितने आ रहे थे, अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो 2 ऑर्बिट नंबर और उसका स्क्वायर लें, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बी 4 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बी 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इस तरह यहाँ पर कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और n3 में कितने आ रहे थे, 18। इस तरह ये फार्मूला चलता जाएगा। अब हम आते हैं कि ऑर्बिटल्स लेवल पर काउंटिंग करते हैं। अब देखें कि कल मैंने बताया था कि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे। यहाँ पर देखें कि एस जो ओरिएंटेशन है, यानी कि ऑर्बिटल जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और पी में कितने मैक्सिमम आ रहे हैं, 6। अगर हम इन दोनों का सम करें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8। तो यहाँ पर देखें कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अगर हम देखें कि n3 में कितने ऑर्बिटल्स हैं, s भी है, p भी है और d भी है। अगर हम इन तीनों के काउंट कर लें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 2 इसके रहे, 6 इसके रहे और 10 इस ऑर्बिटल के रहे। तो टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं कितने आ रहे हैं, 2 और 6 कितने होंगे, 8। 8 प्लस 10 विल बी 18 इलेक्ट्रॉन। सो देखें यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन्स रहे। अगर हम बात करें n4 की, तो इसमें देखें कितने हैं, 2, 6 इसके और 10 इसके और एंड द 14 ऑफ द f ब्लॉक ऑर्बिटल। अगर हम इन सारों के काउंट करेंगे तो आपके जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कितने आएंगे, 32। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने ऑर्बिट लेवल पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी, जिसका फार्मूला हमने यूज़ भी कर दिया, और ऑर्बिटल्स पर भी हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, और उसके जो ऑर्बिटल्स s p d f होते हैं और उसकी ओरिएंटेशन कितनी होती हैं, ये सारा हमने कवर कर लिया है। अब हम आते हैं कि s p d f के शेप्स कैसे होते हैं। हमने तो ये बात कर ली कि ये इसमें ओरिएंटेशन 1 होती है, इसमें 3, इसमें 5, इसमें 6 होंगी। ये नंबर याद कर लें कि 1, 3, 5 और 7, 1 फॉर s, 3 फॉर p, और जो 5 आएंगी वो किस में आएंगी, d में, और 7 किस में आएंगी, f ऑर्बिटल में। अब हम आते हैं कि इन ऑर्बिटल्स का शेप किस तरह होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये याद कर लें कि s की जो शेप होती है ना, वो सर्कुलर होती है, मतलब इस तरह। और अब अगर हम बात करें p की, तो इसमें ओरिएंटेशन हमने कितनी पढ़ी थी,
3 जिसके नाम हम देते हैं px, py और pz। और हमने बात करें अगर d ऑर्बिटल की, तो उसमें हमने ओरिएंटेशन कितनी पढ़ी थी? 5। और अगर हम बात करें d ऑर्बिटल की, उसके नेमिक्स की, तो पहले की नाम क्या आएगा? dy z, d zx, d dx y और d z स्क्वायर, और इसका क्या नाम आएगा? d x स्क्वायर और इसका वाई स्क्वायर लें। ये स्क्वायर मतलब ये ना समझें कि ये इसका मल्टीप्लाई होगा या कुछ इस तरह, नहीं, ये जस्ट इसके नेम से। और एफ के जो अगर हम बात करें, ये बीएससी लेवल पर पढ़ाई जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको ये बताना ज़रूरी नहीं समझ रहा। अब हम आते हैं कि एस की जो मतलब शेप्स हैं, पी के किस तरह होते हैं, डी के किस तरह होते हैं, अब हम वो ड्रा कर रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताया था स्टार्टिंग में कि जो हर एक ऑर्बिटल होता है उनकी शेप्स होती हैं, और वही शेप्स जो होती हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं मॉलिक्यूल के लिए। और मैंने आपको ये भी बताया था जो एस ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है। बाकी सारे क्या होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं। अगर आप ये देख सकते हैं इधर कि हर एक का क्या होता है, जो शेप ऑफ पी है उसके शेप्स कुछ इस तरह आएंगी, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और अगर हम बात करें डी ऑर्बिटल्स की, तो उनकी शेप्स कुछ इस तरह आएंगी, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स वाई और डी जेड स्क्वायर और डी एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। और इसको बेहतर समझने के लिए मैं आपको एक तस्वीर जो है ना स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। थैंक यू।